आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स का जाबाजी का एक किस्सा सामने आया है। ये बहुत बड़ी और अद्भुत कहानी है। आपको बताएं कि ख़राब हेलीकॉप्टर को उठा लाया एयरफोर्स का MI-17V5। और समस्याएं क्या रहीं, चुनौतियां क्या रहीं, चैलेंजेस क्या रहे। 11,500 फीट की ऊंचाई थी सबसे बड़ी बाधा। तो इंडियन एयरफोर्स ने वो कारनामा करके दिखाया है जो लोग सोच करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उनके। इंडियन एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने अमरनाथ के पंचतरणी हेलीपैड से एक प्राइवेट कंपनी की ख़राब हेलीकॉप्टर को एयरलिफ्ट किया है ना। बहुत मज़ेदार खबर। इंडियन एयरफोर्स हमेशा देश में ज़रूरत के समय तमाम ऑपरेशंस की धार तेज़ करने के लिए पहचानी जाती है। अब भारतीय वायुसेना ने 11,500 फीट की ऊंचाई पर एक मुश्किल मिशन को अंजाम दिया है। मंगलवार को इंडियन एयरफोर्स का MI-17V5 हेलीकॉप्टर पंचतरणी हेलीपैड से एक ख़राब हेलीकॉप्टर को उठा लाया। यह ख़राब हेलीकॉप्टर एक प्राइवेट कंपनी का है। इसका इस्तेमाल अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को लाने के लिए और ले जाने के लिए किया जा रहा था। वैसे तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी अपनी ज़रूरत के भारी हथियारों को कई बार एयरलिफ्ट करती है, लेकिन शायद यह मौका था कि एक हेलीकॉप्टर से दूसरे हेलीकॉप्टर को उठाया जा सकता है, और उठाया गया तो ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा। मिशन इसलिए चैलेंजिंग था क्योंकि ऑपरेशन 11,500 फीट की ऊंचाई पर पूरा किया जाना था। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया कि प्राइवेट कंपनी के हेलीकॉप्टर को लिफ्ट करने के बाद MI-17V5 के पायलट्स को अमरनाथ के आसपास खाड़ी और संकरी घाटियों में कुशलता से काम करना पड़ा, जिसमें गलती की बहुत कम गुंजाइश थी। गलती तो गए काम से। ये बहुत ही दुर्लभ ऑपरेशन था। उन्होंने बताया कि एक ख़राब हेलीकॉप्टर को रिकवर करने में पायलट्स की ज़बरदस्त योजना, व्यवस्थित तैयारी, एक्सेप्शन फ्लाइट या फ्लाइंग स्किल का प्रदर्शन किया गया। एज 350 हेलीकॉप्टर को हटाने के बाद पंचतरणी हेलीकॉप्टर का जो हेलीपैड है को मौजूदा अमरनाथ यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल किया जाएगा, और इसे एयरलिफ्ट कर लिया गया है। जय हिंद, जय भारत। फ्लाइट्स पर आतंकी हमले के खतरे हमेशा मंडराते रहते हैं। इसीलिए यूरोपियन यूनियन एजेंसी ने, जो यूरोपियन एजेंसियां हैं उन्होंने 26,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई रखे जाने के लिए पायलट से आग्रह किया है। पाक बोला है कोई खतरा नहीं है। आपको बता दें कि यूरोप की सबसे बड़ी एविएशन एजेंसी ने पाकिस्तान के एयर स्पेस को लेकर इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है। इसमें पायलट्स से कहा है कि वो पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरते वक्त फ्लाइट एल्टीट्यूड यानी विमान की ऊंचाई 26,000 फीट से ज़्यादा रखें, और इस एडवाइजरी के मुताबिक ख़ास तौर पर लाहौर और कराची के ऊपर से गुजरते वक्त एडवाइजरी का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि यहाँ मौजूदा आतंकी संगठन सिविलियन जो फ़्लाइट्स होती हैं उनको निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान ने इस एडवाइजरी को खारिज करते हुए कहा यहाँ कोई ख़तरा नहीं है, पहले वो अपना घर देखें। 2 शहरों में खतरा ज़्यादा है। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA ने यह एडवाइजरी जारी की है कि इसमें एविएशन सेक्टर की एक टेक्निकल टर्म FL 260 का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल FL का अर्थ फ्लाइट एल्टीट्यूड या उड़ान के वक्त एयरक्राफ्ट की ऊंचाई से होता है। FL 260 का मतलब होता है कोई एयरक्राफ्ट 26,000 फीट से कम पर उड़ान नहीं भरेगा। एडवाइजरी में लाहौर और कराची का खास तौर पर जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि एयरक्राफ्ट पर आतंकी हमलों का खतरा है, लिहाजा एडवाइजरी को फॉलो किया जाए। यह खतरा लंबे वक्त से बना हुआ है, इसलिए किसी तरह की रिस्क लेना
सही नहीं है। पिछले साल नवंबर में और इसके पहले भी कई सालों तक यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी पाकिस्तान को लेकर इसी तरह की एडवाइजरी या अलर्ट जारी करती रहती है, और उसकी एडवाइजरी जारी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जाहिलों के लिए क्या करना है, सतर्क रहो, उनसे भिड़ोगे, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो खुद ही परेशान होगे। अभी आपने देखा नहीं, परसों एक बहुत ही भयंकर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इतने ब्लास्ट होते रहते हैं, ये लोग अपने लोगों को ही मारते रहते हैं। ये अपना पराया कुछ नहीं देखते, बस इन्हें बस अपनी धर्म की किताबें चलानी है, बस और कुछ नहीं। मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार गिराने का खतरा बढ़ गया है। एडवाइजरी के मुताबिक अगर पायलट 26,000 फीट से कम पर उड़ान भरते हैं तो उन्हें आतंकी एंटी क्राफ्ट गन या किसी छोटी मिसाइल से एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकते हैं। हम इस बारे में रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, इसके आधार पर नए डायरेक्शन दिए जाएंगे। एडवाइजरी में किसी खास रिस्क फैक्टर या आतंकी संगठन का नाम बिल्कुल नहीं लिया गया है। हालांकि ये माना जाता रहा है कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर मौजूद कई आतंकी संगठनों के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन मौजूद हैं, लिहाजा इसी खतरे को देखते हुए यह एडवाइजरी जारी की गई है। पिछले साल जारी एडवाइजरी में फ़्लाइट एल्टीट्यूड 24,000 फीट बताया गया था, अब 26,000 फीट। पाकिस्तान ने क्या कहा है इस मैटर पर? देखिए, जब खुद के ऊपर आती तभी ये जो आपकी यूरोपियन एजेंसियाँ हैं, जब भारत कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, तब ये कोई नहीं बोलती। चाइना तो सपोर्ट तक कर डालता है, हमें कभी अपोज नहीं करते, और कोई बात अपना मतलब होता है तो चाइना और उसके द्वारा बोला जाता है टेररिस्ट एक्टिविटी को कम करना। यही है यूरोपियन एजेंसी की एडवाइजरी के बाद पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी PCAA ने एक बयान जारी किया। कहा, हम साफ कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान का एयर स्पेस हर लिहाज से बिल्कुल महफूज है और यहाँ किसी तरह का खतरा नहीं है। अरे इनके पाकिस्तानी तो सेना के जवानों को मारा जा रहा है, वो कैसे कह सकते हैं कि PCAA कैसे कह सकती है कि वहाँ पर बिल्कुल शांति है? PCA के स्पोक्स पर्सन ने कहा, जहाँ तक यूरोपियन एजेंसी की एडवाइजरी का ताल्लुक है तो उन्होंने हमें इस बात की जानकारी ही नहीं दी कि वो किस आधार पर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये एडवाइजरी सिर्फ यूरोपियन यूनियन देशों की फ़्लाइट के ऑपरेशंस के बारे में है या फिर तमाम एयरलाइंस के लिए। यूरोपियन एजेंसी को यह एडवाइजरी फ़ौरन वापस लेनी चाहिए। खतरा तो यूरोपियन देशों के एयर स्पेस में भी होता है। PIA के एयरक्राफ्ट जब्त हुआ था। आपको बताएं कि 2 महीने पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिविल एविएशन कंपनी पाकिस्तान एयरलाइन PIA के एक बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को मलेशिया की सरकार ने जब्त कर लिया था। एयरक्राफ्ट सीज करने का ऑर्डर कुआलालंपुर की एंटी करप्शन कोर्ट ने दिया था। PIA का यह जेट इसलिए सीज किया गया क्योंकि जिस कंपनी से यह लीज पर लिया गया उसको 16 महीने में पेमेंट ही नहीं किया गया। 2020 में PIA का एक जेट यहाँ इसी तरह जब्त किया गया था। PIA के प्रवक्ता अब्दुल्ला हफीज़ खान ने माना कि सिविल एविएशन या सिविलियन एयरक्राफ्ट मलेशिया में जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि घटना मंगलवार रात की है, उसमें 100 से ज़्यादा पैसेंजर थे। हम दूसरा जेट भेज रहे हैं ताकि पैसेंजर को वापस लाया जा सके। जय हिंद, जय भारत। 10 most iconic military uniforms in the history. Number 1. US military uniforms. US military attire establishes professionalism and show a dedication to military principles. The uniform, which displayed distinct rank for the troops, branch and specialty insignia, while soldiers were wearing military dress uniform and bronze or a subdued hue when they were on a battlefield. French military uniform. The military uniform used by French in 1757 featured an intriguing pattern. Typically, the French army wore white uniform. The French army wore simple white uniform. The Bourgogne regiment had uniform that resembled infantry uniform. Russian military uniform. The Russian Navy uniform is one famous example. Each season calls for a different dress code for the Russian Navy. The clothes are uniform for soldiers in Navy, blue, white or black under their uniform. They don the customary telnayshka, a sleeveless undershirt with a horizontal white and blue stripes. German military uniform.
Another item that has to be included on this list is the Imperial German military uniform 1842 to 1819. Most foot units during this period bore the Waffe Rock, a soldier's tunic. By regiment, the color and reappearance always varied. Ukrainian military uniform. In 2016, new military attire for Ukraine was introduced. Their new attire is more modeled in the British military fashion. They are colored in a contemporary pixelated camouflage pattern and the cap of Ukrainian military uniform. British military uniform. The British military foot guards must be included on any list of cool military attire. They address a very typical dress in a traditional, well-known way. The tall, fluffy, dark hat, bright red overcoat are both well known. The gold chin strap that holds the hat on is another way to identify them. United States Marine Corps, the only uniform in the US that is designated to feature to red, white, blue color of the American flag, is the dress blue uniform used by United States Marine Corps. The Royal Horse Guard, when Charles II was restored 1660, the armored heavy cavalry was assigned to royal duties, and this is when the Royal Horse Guards, also known as the Blue and Royal, developed its distinctive outfit. They dressed in dark blue uniform. The Royal Regiment of Scotland, number 1, during formal, ceremonial, and state occasions, such royal guards, guards of honor, quarter guards, and public duties. A ceremonial uniform is used when performing their duties, and equerry in court officials also don the uniform. Jai Hind, Jai Bharat. Mongolian State Honor Guard. The costume of this ceremonial regiment in the Mongolia is modeled after the uniform worn during Genghis Khan Mongol Empire in the 13th century. The special battalion of the Guard of Honor, which was founded in 1955, is a ceremonial force with that